अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द मेडांगल प्रीमेड यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं वो है फोर्स इन मोशन, और जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है इम्पल्स। तो इम्पल्स बेसिकली क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ी थी पिछली वीडियोस में मोमेंटम की डेफिनेशन। तो मोमेंटम की डेफिनेशन हमारे पास क्या थी? मास इनटू वेलोसिटी। और उसी के साथ साथ हम लोगों ने एक और डेफिनेशन पढ़ी थी जो कि थी चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स। अब इसी डेफिनेशन को या फिर इसी इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज कर दें तो हमारे पास एक इक्वेशन बनती है द चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स एंड फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो इस इक्वेशन को हम लोग कह सकते हैं कि ये इक्वेशन इम्पल्स की इक्वेशन है, यानी द चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू इम्पल्स। इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो डायरेक्शन है वो सेम होता है फोर्स की डायरेक्शन से। अब एक सवाल ये उठता है कि इम्पल्स बेसिकली होता क्या है? इम्पल्स बेसिकली किसी भी फोर्स का इफेक्ट डिस्क्राइब करता है, यानी अगर फोर्स ज़्यादा होगी तो मोमेंटम ज़्यादा होगा। अगर जितनी ड्यूरेशन के लिए फोर्स अप्लाई हो रही होगी वो ड्यूरेशन भी ज़्यादा हो जाएगी, तो भी मोमेंटम तो भी हमारे पास इम्पल्स या फिर चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा। तो इम्पल्स डिपेंड करता है साइज ऑफ फोर्स पे एंड हाउ लॉन्ग इट एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लिख सकते हैं कि कैसे एक बेसबॉल प्लेयर अपने बेसबॉल बैट से एक बॉल को हिट कर रहा है। अब इस बॉल पे जितना भी मोमेंटम, जो चेंज ऑफ मोमेंटम जो अप्लाई हो रहा होगा वो डिपेंड करेगा बैट की स्विंग फोर्स से और कितने टाइम के लिए जो बॉल है वो बैट से कांटेक्ट में आई थी। तो हमें समझ में आ गया कि इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स बेसिकली चेंज ऑफ मोमेंटम की इक्वल होता है और इसकी इक्वेशन क्या होती है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है कोलिजन। कोलिजन क्या होता है? कोलिजन बेसिकली जब दो बॉडीज एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं बाय मींस ऑफ फोर्सेस। अब कोलिजन में ना, किसी भी तरह के कोलिजन में जो टोटल एनर्जी होती है सिस्टम की और जो टोटल मोमेंटम होता है सिस्टम का वो हमेशा हर सूरत में कंजर्व रहते हैं, ठीक है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है। इसी की बेसिस पे हमारे पास दो टाइप्स ऑफ कोलिजन आते हैं। नंबर वन, हमारे पास इलास्टिक कोलिजन, यानी ये वो कोलिजन होते हैं जिनके अंदर मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व। मोस्ट ऑफ द रियल लाइफ कोलिजन जो हमारे पास होते हैं वो इलास्टिक नहीं होते, क्योंकि उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी ऐसी होती है जो कि दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होकर लूज हो जाती है, जैसे कि साउंड और हीट। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे हम लोग एक प्रीवियस एग्जाम्पल को दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को याद होगा जब हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात कर रहे थे तो वही हमने ये सेम एग्जाम्पल ली थी जहाँ दो बॉल्स कोलाइड कर रही थी। अब चूंकि इन दोनों बॉल्स की कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी और जो बाद की काइनेटिक एनर्जी थी वो सेम रही थी, तो ये इलास्टिक कोलिजन की एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारी टाइप है, इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन बेसिकली वो कोलिजन होते हैं जिनके अंदर मोमेंटम तो कंजर्व रहता है एज ऑलवेज, लेकिन काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन कंजर्व। और मोस्ट ऑफ द रियल लाइफ कोलिजन जो हमारे पास होते हैं वो इन इलास्टिक होते हैं, क्योंकि कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी हमेशा से हमेशा लूज हो जाती है साउंड या फिर हीट की फॉर्म में। तो हम उसको मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं कि काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल जो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं वो है स्नूकर की। अब स्नूकर में क्या होता है, जब हम जो क्यू बॉल होती है, जो व्हाइट वाली बॉल होती है, उसको स्ट्राइक करते हैं और वो जाके किसी और बॉल को स्ट्राइक करती है, तो हमें एक साउंड प्रोड्यूस होता है जो कि हमें सुनाई देता है। और यही प्रूफ है कि ये जो बॉल्स की जो कोलिजन है ये इनइलास्टिक है। अगर ये कोलिजन जो है वो इलास्टिक होती या फिर इनइलास्टिक नहीं होती तो हमें बॉल से कोलाइड करने की आवाज़ बिल्कुल ही नहीं आती, क्योंकि जो क्यू बॉल की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो एज इट इज कम्प्लीटली ब्लैक बॉल की काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो जाती। लेकिन उसकी कुछ कुछ एनर्जी, कुछ काइनेटिक एनर्जी साउंड की फॉर्म में लूज हो जाती है, तभी हमें बॉल्स कोलाइड करने की आवाज़ आती है। और यही प्रूफ है कि ये जो कोलिजन था ये इनइलास्टिक होता है। तो आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोग पिछली वीडियोस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो डेरिवेशन थी उसको डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोगों ने कहा था कि जब हम कोलिजन्स का टॉपिक पढ़ेंगे तो उस डेरिवेशन को हम मजीद आगे स्टडी करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का टॉपिक दोबारा खोल लेते हैं।
तो रिमेंबर हम लोगों ने इलास्टिक मोशंस में, इलास्टिक कोलिजन में एक चीज़ डिस्कस की थी, वो ये थी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, यानी इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों ऑब्जेक्ट्स की उनको लिख लें, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी हम एक साइड पे u करके वेलोसिटी को मेंशन कर सकते हैं और दूसरी साइड पर v करके वेलोसिटी को मेंशन कर सकते हैं, और ये टोटल जो काइनेटिक एनर्जीज है दोनों साइड की, दे आर इक्वल। इसकी जो फर्दर जो पूरी डेरिवेशन है ना, वो काफ़ी लंबी है, जिसमें हम काफ़ी सिंप्लीफिकेशंस करेंगे और काफ़ी चीज़ें हम लोग जो है वो डिराइव करेंगे, लेकिन वो हमारे लिए एम टी कैट के हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एम टी कैट में डेरिवेशंस नहीं आती। तो वी कैन सिंपली जस्ट रिमेंबर कि जो हमें आखिरी जो फॉर्म मिलेगी इस इक्वेशन की डेरिवेशन के बाद, वो ये है, which says u1 minus u2 is equals to v2 minus v1, यानी कि initial velocity of the first body minus initial velocity of the second body is equal to the final velocity of the second body minus the final velocity of the first body। तो ये हमारे पास एक डिराइव्ड फॉर्म आती है इस पूरी इक्वेशन की। तो हम लोगों को पूरी डेरिवेशन या फिर ये पूरी इक्वेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम ये वाली इक्वेशन मेमोराइज कर सकते हैं और इससे हमारे क्वेश्चंस जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हम लोगों ने इस तरह से डिस्कस कर लिया है इम्पल्स और कोलिजन्स के कॉन्सेप्ट, एंड इन कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद सॉलिडिफाई करने के लिए हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है, in an inelastic collision the kinetic energy before and after the collision dash, but the momentum of the system before and after the collision dash। तो ये क्वेश्चन हमसे बेसिकली पूछ ये रहा है कि इन इलास्टिक कोलिजन जब हमारे पास होता है तो सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन क्या रहती है, और जो मोमेंटम होता है सिस्टम का वो बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन क्या रहता है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये सेम टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने ये समझा था कि इन इलास्टिक कोलिजन्स होता है उनके अंदर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम तो कंजर्व रहता है, क्योंकि मोमेंटम ऐसी चीज़ है जो कि दोनों टाइप्स की कोलिजन्स में हमेशा सेम रहती है, कंजर्व रहती है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन की फॉर्म में कंजर्व नहीं रहता, चेंज होता है, और इलास्टिक कोलिजन्स में जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ए। तो जैसे कि हम यहाँ पढ़ सकते हैं कि an inelastic collision occurs when two objects collide and stick to each other, momentum is conserved and momentum never changes in any time, because the total momentum on both of the objects before and after the collision is same। However, kinetic energy is not conserved. Most of the kinetic energy is converted into other forms of energy such as sound and heat। वही बात जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो कीप वॉचिंग मिड एंगल प्रीमेड।